इंजीनियर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है सुभाष नगर, मणिनाथ और पुराना शहर के लोगों के लिए कि इन इलाकों में जो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या मानी जाती है, उस समस्या को दूर करने का सबसे पहला काम इंजीनियर साहब अगर विधायक बनते हैं तो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। यूं तो बरेली की कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट्स मांगने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन टिकट किसको मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टिकट की लाइन लगाने वालों में ख़ास तौर पर इंजीनियर अनीस अहमद साहब बहुत तेज़ी से सक्रिय हैं और आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र की वोटरों को बढ़ाने के लिए जगह जगह कैंप का आयोजन करके बूथ जिताओ अभियान चला रहे हैं। आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलवाने वाले हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब से। आज हम उनसे 2022 के चुनाव को लेकर उनकी तैयारियों के बारे में पूछेंगे। इंजीनियर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आप एक इंजीनियर हैं, तो आपने किस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन की जो है शुरुआत की? ऐसा है, राजनीतिक जीवन तो हमारा स्टूडेंट लाइफ से ही रहा है। छात्र राजनीति में भी मैं सक्रिय रहा हूँ और पूरा मेरा परिवार राजनीतिक रहा है। घर में लोग रहे हैं उसमें पदों के ऊपर, विभिन्न पदों पे। हमारे एक भाई एमएलए भी रहे हैं और एक भाई हमारे समाजवादी पार्टी के फाउंडर अध्यक्ष बने थे जब समाजवादी पार्टी बनी थी। तो क्योंकि पूरा परिवार राजनीतिक है तो थोड़ा लगाव सर्विस के साथ साथ में राजनीतिक भी रहा है मेरा। अच्छा सर, आज आप जनसंपर्क जब कर रहे हैं तो क्षेत्र की जनता के बीच आप क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जिससे आपको क्षेत्र के लोग जो है आपको वोट भी करें और सपोर्ट भी करें? ऐसा है, क्षेत्र में जो हालात हैं इस टाइम, और 2012 से मैं सक्रिय हुआ हूँ कैंट विधानसभा में। 2012 का मैंने चुनाव भी लड़ा था बतौर आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर। तो उस टाइम भी मैंने गली गली घूमा हूँ, तो लोगों की मैंने समस्याएं देखी हैं, चाहे पुराना शहर हो, चाहे सुभाष नगर हो, मणिनाथ हो, नेकपुर हो। यहाँ के जो हालात 2012 में मैंने देखे हैं वही उससे बदतर हालात आज भी बने हुए हैं। कोई सुधार नहीं हुआ है। सड़कों का, नालियों का, पानी की अव्यवस्था, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, ये सारी समस्याएं। बिजली के तार घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, हाई टेंशन लाइन के। हर महीने में 1-2 कैजुअल्टी होती रहती हैं, साल में सैकड़ों कैजुअल्टी हो जाती हैं। तो इस ओर 2012 में मैंने मुद्दे उठाए थे और आज भी मैं इन्हीं मुद्दों को उठा रहा हूँ। समस्या जस की तस बनी हुई है, इस पे कोई किसी भी जनप्रतिनिधि ने गौर नहीं किया है, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे वो मेयर हो, मौजूदा हो या पूर्व मेयर हो, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। अच्छा सर, क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है, क्या विज़न रखते हैं? आपके जो क्षेत्र में पढ़ा लिखा युवा है, एमएससी वगैरह कर लिया है, बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने बीटेक कर लिया है और आज बेरोजगार हैं, इन लोगों के लिए आपका कुछ विज़न है? ऐसा है, बड़ा अफसोस होता है कि एक बीटेक किया हुआ स्टूडेंट जो कितना पैसा खर्च करके बीटेक करता है, और जाहिर बात है वो जब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिस दिन बन जाता है उसका आईक्यू, उसका दिमाग एक अलग होता है, और वो आज चपरासी की नौकरियों करने के लिए मजबूर है, छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि रोज़गार है नहीं। इस सरकार के आते ही तो ऐसा रोज़गार पट हुआ है कि जो लोग रोज़गार में लगे हुए भी थे, बीटेक और एमटेक लोग या एमबीए किए हुए लोग, वो जब से ये कोरोना शुरू हुआ और नोटबंदी शुरू हुई
तो ऐसी महामारी शुरू हुई लोगों के ऊपर कि तमाम बेरोज़गार मजबूर है छोटे छोटे काम करने के लिए। उनको देख के बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके लिए तो बेहतर यह है कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, जो इंडस्ट्रीज़ में लोगों का एडजस्टमेंट हो जाए, उनको रोज़गार मुहैया हो जाए। तो यही एक तरीका हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम कराए जाएं, जिससे ये कि जो सिविल में किए हुए हैं लोग हैं तो वो सिविल के काम में लग जाएं। तो सारा रोज़गार, सारा बिजनेस पट पड़ा हुआ है। सारे लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं और परेशान। अगर आप 2022 का चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो सुभाष नगर मणिनाथ में जो पानी का जलभराव होता है, ज़रा सी बारिश हो जाने पर लोगों को आना जाना बंद हो जाता है और घरों के अंदर पानी भर जाता है। सब सामान बर्बाद हो रहे हैं, घरों के अंदर लैट्रीन का पानी जा रहा है। तो सबसे पहले पुराना शहर, सुभाष नगर, मणिनाथ, यहाँ पर ड्रेनेज व्यवस्था का काम किया जाएगा, जिसके ऊपर किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई और नहीं किया है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सही किया जाएगा, जिससे पानी बाहर निकाला जा सके, वाटर लॉगिंग ना हो और लोगों को निजात मिल सके इससे। सबसे पहला हमारी प्राथमिकता ये होगी। फिर दूसरे ये क्षेत्र सुभाष नगर, मणिनाथ या पुराना शहर, यहाँ स्कूलिंग व्यवस्था अच्छी नहीं है। लड़कियों की कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इतने इतने बड़े पॉकेट्स हैं ये कि इतना यहाँ पर वोटर है, जो हम लोग वोट का आजकल काम कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जब वोट इतना है तो पब्लिक कितनी होगी। तो उसके लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई इस टाइप के स्कूल अच्छे नहीं हैं जिससे बच्चों की तालीम अच्छी हो सके। तो इस ओर ध्यान दिया जाए। जी, यहाँ पर इंजीनियर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है सुभाष नगर, मणिनाथ और पुराना शहर के लोगों के लिए कि इन इलाकों में जो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या मानी जाती है, उस समस्या को दूर करने का सबसे पहला काम इंजीनियर साहब अगर विधायक बनते हैं तो करेंगे। इसी क्रम में मेरा अगला सवाल है कि अगर आपकी पार्टी महिला सुरक्षा सम्मान और महिलाओं के आरक्षण की देने की बात करती है तो बरेली ज़िले की 9 विधानसभा सीटों में आपकी पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देने का काम कर सकती है? ऐसा है, अब ये तो हमारे हाईकमान का निर्णय होगा। वहाँ पर क्योंकि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी है और इस बार तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, उसके लिए एक एक टिकट के ऊपर बहुत गहन मंथन हो रहा है। किसी की कोई सिफारिश या कुछ नहीं चल रहा है। मेन मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी को बरेली से ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से निजात दिलानी है। तो सबसे प्राथमिकता इस बात की होगी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि 2017 के चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में पार्टियों ने जो है ईवीएम पर उसका ठीकरा फोड़ा था कि जो है ईवीएम की वजह से, ईवीएम ने वोट चुराए, उसकी वजह से जो है हम हारे हैं और भाजपा जीत गई है। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, क्या आज आपको ईवीएम पे भरोसा है? नहीं, ईवीएम पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लुटेरों और गुंडों की सरकार है। पूरी गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप से ये सरकार चला रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। तो इन पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता। और इसकी मांग भी बराबर उठाई जा रही है कि वोटिंग जो है, जहां से ये सिस्टम चालू हुआ है वहां आज की तारीख में भी पोलिंग बूथ से वोटिंग होता है, बॉक्सेस से, बैलेट से वोटिंग होता है। और यहाँ इंडिया के अंदर ही ये ईवीएम सिस्टम लागू किया गया है। इसमें पूरी बेईमानी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मांग तो मैं आज यही करता हूँ कि वोटिंग जो है जिस दिन भी बैलेट से करा दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल ये गिनती के लायक भी नहीं बचेंगे, बता दूं। यहाँ इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है। एक बार फिर ईवीएम सवालों के घेरे में है, क्योंकि इंजीनियर साहब कहते हैं कि
ईवीएम में घपला हो सकता है और भाजपा जो है ईवीएम के बल पर ही अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और आगे भी होने की चांस है। इसलिए इंजीनियर साहब मांग करते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इसी क्रम में सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगला कि बहुजन समाज पार्टी से आप 2017 का चुनाव लड़े थे, उसके बाद आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर 2022 में आप समाजवादी पार्टी में आ गए। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी जो बनी थी, जो काशीराम का मिशन था, उस मिशन से भटक गई है। वो टोटल जो है एक कमर्शियल पार्टी बन के रह गई है, जिससे वहाँ पर मैं ही नहीं सारे लोग आप देखिए कि टूट टूट करके अब आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी में कोई भी पुराना नेता नहीं रहा है। जितने भी पुराने नेता हैं सब टूट टूट के लगभग समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं या कहीं अन्य पार्टियों में जा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी तो खात्मे की ओर जा रही है, तो इसलिए वहाँ से तो लोग किनारे ही कर रहे हैं, सारे लोग किनारा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने भी किनारा किया वहाँ से कि जब ये जहाज़ डूब रहा है तो डूबते जहाज़ में कौन सवारी करेगा भाई। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आज की डेट में जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप को समाजवादी से संभावित प्रत्याशी और आवेदन उन्होंने किया है करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इनका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है ये बहुजन समाज पार्टी में जाएं और बहुजन समाज पार्टी जो है एकदम से उभर के उत्तर प्रदेश में सामने आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है तो सारे लोग अखिलेश यादव जी में, माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था रखते हैं और मैं ये समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे तो सारे कैंडिडेट एकजुट होकर के समाजवादी को जिताने का काम करेंगे, ना कि वो खुद हित के लिए अपना काम करें। कोई भी संभावित प्रत्याशी जो है कहीं भी नहीं जाएगा, सारे समाजवादी को ही लड़ाएंगे। अच्छा सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि बरेली में समाजवादी पार्टी है वो गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, गुटों में तो कहीं नहीं है। और जहाँ बड़ा परिवार होता है तो देखिए वहाँ थोड़ा बहुत खटपट तो होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और दिन पे दिन बड़ा परिवार होता जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो खटपट होती है, लेकिन बटा हुआ कोई नहीं है। सारे एक आवाज़ पर, अखिलेश यादव जी की आवाज़ के ऊपर सारे लोग खड़े हो जाएंगे, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। ये थोड़ा बहुत तो हर परिवार में होता है, हर परिवार में हो रहा है, हर पार्टी में हो रहा है ये सब चीज़ें कहीं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि जो अभी 4 दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई है कि किसानों को, आंदोलन कर रहे किसानों को जो है एक थौर गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है। आपको सर क्या लगता है कि ये जो घटना है वो एक साजिश है या फिर एक अचानक हादसा हो? नहीं, ये तो टोटल साजिश है। 10 दिन पहले जो वहाँ का गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री है, वो ये दावा कर रहा है गुंडई का कि मुझे विधायक ना समझा जाए, मुझे MP ना समझा जाए, मैं मंत्री बाद में हूँ, मैं पहले अजय मिश्रा हूँ, मुझे जान लीजिए। अगर ज़रा भी किसी ने बदमाशी करने की कोशिश किया तो वो लखीमपुर में नहीं, पूरे उसका नाम हिंदुस्तान में, दुनिया में नहीं रह पाएगा। वो सबूत उन्होंने 10 दिन के बाद उनके बेटे सुपुत्र ने मिलकर साजिशन, एक डिक्टेटरशिप के तहत क्रूरता दिखाई है और सरेआम वीडियो दिखाया जा रहा है, गाड़ी चढ़ाई जा रही हैं लोगों के ऊपर और सीधी डिक्टेटरशिप ये दिखाता है। और ये ऐसा दिखाता है कि इस बात ये बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका अंत हो रहा है। जब अंत होता है तो कहते नहीं चींटी के भी पर निकल आते हैं, इनके पर अब निकल आए हैं। अब ये मरने वाले लोग हैं, ख़त्म होने वाले लोग हैं, सब ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ये। अच्छा सर, आप 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? वोटरों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वोटरों से ये अपील करूंगा कि इस बार हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसके सिलसिले में मैंने एक पशुपति, बिहार में पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में एक ऑफिस खोला है और मेरी एक बड़ी टीम काम कर रही है बोर्ड बनाने के लिए।
तो इस वक्त सबसे बड़ा काम ये है कि वोटों का बनना बहुत ज़रूरी है। लोग वोट बनवाएं और अपने अपने बूथों को मजबूत करें। हमारे सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, बूथों को मजबूत कर रहे हैं। जब बूथ हमारा मजबूत हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम 100% ये इस बार इतिहास लिखेंगे कि इस बार कैंट से ये बीजेपी वाले जो हैं यहाँ से सफाया हो जाएगा इनका। राजेश अग्रवाल जी हों या कोई भी आए बीजेपी का कैंडिडेट, उसका इस बार सफाया होना है। कैंट से ही नहीं, शहर से भी होना है। और ये 9 की 9 विधानसभाएं यहाँ से हारेंगे इस बार, ये तय है, मान लीजिए आप। जी, तो इंजीनियर साहब का कहना है कि बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी पूरे बरेली में छा जाएगी। और इसी बात के साथ मैं इस कार्यक्रम का अंत करता हूँ। नमस्कार।